नमस्कार, मैं हूं जयकृष्ण कुमार और आप सुन रहे हैं कहानी दमयंती। कार्यक्रम है अनिरुद्ध प्रसाद की कहानियां मेरे यानी जयकृष्ण कुमार के साथ। चूल्हे के पास बैठी है दमयंती। चावल उबल रहे हैं, डब डब। आगे में भुजिया के लिए भिंडी और आलू कटे हुए पड़े हैं। एक मौनी में हरी कचोर करेली है, जिन्हें पतला पतला गोल गोल काट कर सब्जी बनाया जाना है। परंतु आगे में हंसुआ रहने के बाद भी दमयंती उसे काट नहीं रही है। पता नहीं क्या सोच रही है वह, चुकुमुकु बैठी हुई। चिंतन या कि चिंता, दो में से एक या फिर दोनों में ही वह बेहिंतहा डूबी हुई है। बरामदे से होकर हवा बह रही है, जिससे उसके माथे के दो चार पके अधपके बाल फुर उड़ रहे हैं। सच में वह बहुत दुखी है, बहुत ज्यादा दुखी। यही कारण है कि हर क्षण उसका चमकने वाला गोरा मुंह तेजहीन हो रहा है। जिंदगी के 35 वसंत ही गुजरे थे अभी। सुंदर देह अभी भी उसको देखकर शायद ही कोई उसे उतनी उम्र की कह सकेगा। पातर पातर तिरिया मनहु भावे जिया हुलसावे का भाव अभी भी उसकी देह और स्वास्थ्य में उमग रहा है। दमयंती 4 बच्चों की मां है। 17-18 की वह जब थी, उसका ब्याह हो गया था। साल भी पूरा नहीं हुआ था कि एक बेटी हो गई। फिर बिना रोके यह बार थोड़े ही रुकने वाली थी। वह 4 पर ही जाकर रुकी। वह भी इस तरह नहीं, अस्पताल जाकर। भीषण कष्ट और दर्द सहकर नियोजन के लिए ऑपरेशन कराना ही पड़ा। बड़ी बेटी अब 17 की हो गई है। 2 साल बाद एक बेटा हुआ। वे इतने पर ही पूर्ण विराम कर देना चाहते थे, लेकिन सास जेठानी और पास पड़ोस की औरतों की बातों में पड़कर वह पति से जिद कर बैठी। 1 टका के कोई टका कहे छे, आरो 1 बेटा के कोई बेटा, बेटा 2 हो, इसी लालसा में लगातार बेटियां ही हो गई। दमयंती उस समय सच में बहुत दुखी हो गई थी। बाप रे बाप, 3 बेटियां, कैसे ब्याह करूंगी इस भीषण दहेज के युग में? कैसे पार लगेगा? बेटी देखने में कितनी भी पड़ी हो, बिना दहेज के उसके रूप और गुण की तो पूछ ही नहीं। लड़के वाले को पैसा चाहिए, लड़की भी सुंदर चाहिए, लिखी पढ़ी तो रहे ही। तब वह दैव को कोसने लगती थी, कभी अपने तकदीर को तो कभी अपने आप को। ठीक तो वे कहते थे, यदि उनका कहना मान लिया होता तो आज अतिरिक्त 2 का भार तो नहीं पड़ता। फटी होने पर भी पीताम्बरी पीताम्बरी ही होती है। कम से कम खर्चा, तब भी एक को निपटाने में 2-3 लाख से कम नहीं। कितनी भी कोताही होगी, पर लाख से कम में निपटने का मतलब होगा गरीब घर में बेटी को दे आना। इतने में ना तो मनचाहा वर मिल सकता है और ना तो मन के लायक खानदानी घर। बेटी बीए कर रही है, लड़का कम से कम एमए तो होना ही चाहिए। नहीं करने पर लोग क्या कहेंगे? कोई नहीं तो गोतिया पड़ोस तो कहेंगे ही। बुच्ची काकी का मुंह कौन बंद कर सकेगा? फूहर है, फूहर कहेगी जन्माने का शौक था। सोचते माथा फटने लगता है दमयंती का। यह तो वे मुझे मानते ही शुरू से इतने हैं कि कभी का बात नहीं करते। दूसरा मर्दाना होता तो रोज का बात होता। दमयंती उदास सी चूल्हे के पास बैठी मिला जुला कर इसी सब पर सोच रही है। वे तो उस समय और अभी भी कहते हैं, छोड़ो, जो होना था हो गया, व्यर्थ चिंता करती हो।
अब आगे सोचो, माथा खराब करने से क्या लाभ? अब तो यह गुड़ खाना ही होगा, कान छेदाना ही होगा। परंतु दमयंती पति की परेशानी देखती है तो औलबला जाती है। विरासत में 7-8 बीघे पुश्तैनी जमीन है। पति सरोज बाबू सन 70 के बीए हैं, एमए भी किया था और नौकरी की उम्मीद नहीं देखकर 25,000 डोनेशन देकर कॉलेज में रह गए। लेकिन वह कोशिश भी बेकार गई। सरकार किसी भी कॉलेज को मंजूरी देने के पक्ष में नहीं थी। 10 साल तक घर का आटा ढील कर सभी इस आशा में थे कि आज न कल कॉलेज में दरमाहा मिलेगा, लेकिन यह नसीब में होना नहीं था। साल साल भर दौड़ धूप कर लड़का जुटाना, उनका नाम लिखाना, फिर नकल करवा कर उसे पास कराना, उनका दम घुटने लगा था इस पेशे में। नकल करने की छूट दिलाने के बदले ऑफिस को पैसा देना, अपने ही कॉलेज में सेंटर कराना, परीक्षा देने वालों से थेथर होकर रकम वसूलना और नकल करने में मदद अलग से। परीक्षा में जब सब पोथी खोलकर लिखना आरंभ कर देते तो सरोज बाबू को सिर्फ हंसी ही नहीं आती, बल्कि उनकी जमीर भी टूटकर बिखरने लगती थी। उनका मन होता कि फांसी पर चढ़ जाए। क्या इसीलिए दिन रात एक कर उसने पढ़ा था? उन्हें लगता कि वह कॉलेज में रहकर क्या कर रहा है। उसे लगता कि आज शिक्षा बिन ओदवायन की खाट हो गई है। बाप रे बाप, आदमी को हो क्या गया है? इतना झूठ किस दिन के लिए बोलता है? विधायिका पंचायत में बैठकर जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि कहता है कि राजकोष में पैसा नहीं है। स्कूल कॉलेज के शिक्षक जब भी धरना अनशन पर बैठते हैं तब मंत्री विधायक यही कहते हैं, और साल भी न पूरा होता है कि अपना वेतन और सुविधाएं महंगाई के नाम पर दुगुना तिगुना बढ़ा लेते हैं। एक तो इंद्र, दूसरे हाथ में वज्र। जब हाथ में अधिकार स्वयं हो तो कौन रोक सकता है? सरोज बाबू की कही बातें दमयंती को बड़ी तेजी से याद आने लगी है। उनके स्वतंत्रता सेनानी दादाजी की जमीर, देश के लिए किया गया उनकी सेवा और त्याग। जब सरकार ने पेंशन की घोषणा की तो उन्होंने अपने पेंशन का कागज लौटाते हुए कहा था, मैंने भारत माता की सेवा पैसों के लिए नहीं की थी। सेवा को मूल्य में आंकने वाली यह सरकार अंधी हो गई है, स्वार्थ से लहालोट। दमयंती का ध्यान डबक रहे चावल पर जाता है। डब डब डब, भात तो हो गया है। वह मार पसाती है, अनमने भाव से दाल कोयले के चूल्हे पर चढ़ाती है। दमयंती को लगता है वह भी तो इसी तरह कोयले की भट्टी पर चढ़ी खौल रही है। उसे अभी चूल्हे पर चढ़ाए आगिन हो रहे बर्तन और अपने में कोई फर्क नहीं लगता है। कहीं दमयंती ही तो नहीं है जो चूल्हे पर चढ़ गई है। उसे याद आती है कि अपनी शादी के पहले उसने मास्टरी ट्रेनिंग की थी। उसके ससुर ने यही देखकर तो शादी तय की थी कि लड़की मैट्रिक ट्रेंड है, 2-4 बरस में नौकरी हो ही जाएगी, उसके बाद फिर क्या सोचना है। उन्होंने बिना लिए दिए ही शादी की, परंतु क्या हुआ? आज 17-18 साल बीतने पर भी नौकरी का कोई ठिकाना नहीं। शादी के 5वें साल पर चांस मिला था, परंतु वही खर्चा बर्चा करने के नाम पर मुकर गए। स्थिति भी तो नहीं थी, और अब तो वैकेंसी ही नहीं निकलती है। तब उन्होंने कहा था लाइन से सभी के होने का नियम है। अब यह नियम कहाँ गया? अब यदि होगी भी तो 25-50 हजार रुपए का पूजा प्रसाद बिना दिए नहीं। ढक्कन से ढकी डेगची का दाल दमयंती के साथ ही अनवरत बज रहा है। इस बार ढक्कन जोर से बज उठता है। शायद भाप ने जोर लगाया था, उसका ध्यान टूटता है। सब्जी चढ़ाने की तैयारी में दमयंती का हाथ बटन दबाने के साथ चलने वाली मशीन की तरह चलने लगती है।
सब्जी में प्याज काट कर देने के लिए वह हंसुआ पैर के पंजे से दबाती है। प्याज छीलती है, फिर उसे काटती कुतरती है। अभी तक सरोज खेत से लौट कर नहीं आया है। रोपा होने के बाद कन्या नक्षत्र में पानी की कमी हो गई है। हरियाई फसल सूख रही है। नहर नदी सब बेकार। साले साल टैक्स देने के बाद भी नहर में पानी तभी आता है जब ऊपर से भगवान देते हैं। दमयंती पीड़ा से बुदबुदाती है। आग लगी है सरंग में। भगवान को भी दया मया नहीं है। इतना खर्चा करके खेती की है और दैव तो जैसे कसाई हो गया है। मजदूरी की दरों में काफी वृद्धि हो गई है। जो काम 4 मजदूर करते थे वही काम 8 मजदूर भी मुश्किल से करते हैं। आदमी का ईमान बिगड़ा है या खाद ने ही काम करने की क्षमता का हरण कर लिया है, वह कह नहीं सकती है। मगर अपने खेत में या ठेके के काम में कहां से आ जाती है ताकत इन मजदूरों को। दमयंती इस ख्याल से ही लहर उठती है। किसानों को दुख और परेशानी के सिवा और कुछ नहीं। किसानों का कोई माय बाप नहीं, ना नीचे ना ऊपर। अन्य वर्षों की तरह इस बार भी खाद का दाम 1.5 गुना बढ़ गया। वह रही कृषि प्रधान देश की सरकार। तभी दमयंती अनचोके ही पीड़ा से कराह उठती है। हंसुआ ने अंगुली को निशाना बनाया है। लाल खून छरछर गिरने लगा है। भीतर तो कटा था ही, बाहर भी कट गया। भीतर और बाहर दोनों के जख्म एक होते ही आंसू बनकर बहने लगे। इतने पर भी दाल तो उतारना ही था। वह दाल की डेगची उतारती है, सब्जी के लिए लोहिया चूल्हे पर चढ़ाती है, तेल देकर मसाला भूंजती है। छन छन छनाक छन। नमक हल्दी देकर उसमें पानी डालते ही लोहिया छनकता है। दोनों की पीड़ा एक हो गई है शायद। इसीलिए दमयंती शायद एकटक लोहिया में छनकती सब्जी को देखती है। तभी गाय डकरती है। सरोज अभी तक भी बहियार से नहीं आ पाया है। पूरब के आकाश में सूरज हंस रहा है। वह बच्चे के स्वभाव पर चिढ़ जाती है। गाय के नाद में कुट्टी पानी नहीं है। गुस्से से चीखती है वह, कहाँ गई है यह लड़की, कमकोढ़ीन, एक भी काम करना ही नहीं चाहती है यह। आजकल के बच्चे भी कितने विचित्र हो गए हैं। माँ बाप की परेशानी और दुख से कोई मतलब ही नहीं। जबान हो गई है मगर विचार नहीं। मैं तंग तंग हो रही हूं और वह पसरी है बाप के दिए पलंग पर। सच लड़की कोई काम करना नहीं चाहती है। इसीलिए दमयंती उस पर नाराज रहती है। वह बोलती जा रही है। विष बुझे बाण की तरह शब्द उसकी जुबान से निकल रहे हैं। कुछ समझे भी तो। कहावत में भी कहा है, बच्चा सयाना हुआ दुख वीराना हुआ। मुन्नी नहीं आती है, वहीं से पेट दर्द का बहाना कर देती है। दमयंती माँ है, वह माँ जिसके हृदय में ममता का सागर बसता है। भीतर कहीं से वह पिघलती है। बच्चों के लिए वही ममत्व वाला भाव, परंतु अकाल के दिनों में उड़ियाते मेघ की तरह वह भाव खत्म हो जाता है। वह जानती है कि झूठ मूठ का बहाना बनाकर मुन्नी को काम टालने की आदत है। दर्द ही तो है, प्राण तो नहीं जा रहे हैं। हल्का फुल्का दर्द टालकर भंसा में मदद तो की ही जा सकती है। दमयंती कुनमुनाती हुई उठती है, गाय को कुट्टी पानी दाना भी देती है और बोलती भी जाती है। बच्चे को चनफट होना चाहिए। गोसाएं उगने के पूर्व जग कर घूमना फिरना चाहिए। बेटी जात है, बुहार सुहार किया, बर्तन बासन मांझ कर खाना यदि बनाए तो मैं दूसरा सब काम नहीं समेट लूं? सभी काम बोलो तो तुम्हारे पिताजी पर ही कैसे छोड़ दूं? 2 पैसे जुगाड़ने के लिए उन्होंने कॉलेज छोड़कर कचहरी पकड़ी है। एक आदमी पर कितना काम है। भिनसर वे उठकर गाय को कुट्टी पानी दिया, उसके बाद खेत पर गए। अब धरफड़ करते आएंगे और वकीलाई करने बांका जाएंगे, गांव से 10 किलोमीटर दूर। दिन भर
हट्टो हट्टो होकर रात 8 बजे से पहले घर नहीं आ सकेंगे। बच्चे का है काम धाम किया, गोर हाथ चरफर रहा। आदमी जितना सामान को बचाता है उतना ही रोग देह में होता है। हे भगवान, हम दोनों आदमी तो इन बच्चों के लिए बैल हो गए हैं और इन बच्चों को कोई दया माया नहीं। दमयंती कुट्टी पानी देकर फिर चूल्हे के करीब आकर बैठ गई है। तनाव और गुस्से से भरा उसका मुख मुर्दा जलाकर आए कनकठिए की तरह हो गया है। कितनी दयनीय हो गई है परिवार में मां की हालत। हड्डी पसली एक कर दिन रात कमाते रहो तो बहुत बढ़िया। कर धर कर जबान जबान बुतरू को खिलाओ तो मां खून के घूंट पीकर रह जाती है। वह स्वयं अपने आप से झगड़ती है। वह खुद को समझाती है। पढ़ने लिखने में भी यदि तेज होती तो समझती कि चलो कोई बात नहीं, कुल खानदान का नाम करेगी। 10-20 हजार घूस देकर भी नौकरी लगा देती। यहां तो अब फर्स्ट डिवीजन वाले तक को भी कोई पूछता नहीं। चपरासी तक की नौकरी के लिए देवता तरसते हैं। वह अपने समय को याद करती है। तब परीक्षा में नकल नहीं होती थी। नकल तब कोई जानता भी नहीं था। रात रात भर लड़के पढ़ते थे। उतनी कराई पर भी फर्स्ट आई थी दमयंती। बाबूजी चाहते तो उसी समय नौकरी लग जाती। बेटी जानकर ससुराल के माथे थोप दिया। ससुर साहब ने भी मन से नहीं चाहा। उस समय इतनी भीड़ तो थी नहीं, आसानी से हो जाती। आज की पढ़ाई को वह बेकार समझती है। कोई लूढ़ ज्ञान नहीं पढ़ुआ में, ना तो बोलने बाजने का, ना उठने बैठने का। अक्षर कटुआ, यही तो है उसकी मुन्नी भी। नकल करके भी सेकेंड आई। बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता है। एक पिहानी याद आती है उसे, मुरुख करे हैरान, अक्षर कटुआ मारे जान। करमनासी को पढ़ाना ही काल हो गया। मुरुख रहती काम तो करती, देह में मिट्टी तो लगाती, फैकरा पिहानी तो नहीं पढ़ती। दमयंती सोचती है पैसा हो जाए तो कल ही विदा कर दूं। इस कमकोढ़िन के लिए घरवार भी तो अच्छा ही ढूंढना होगा, नहीं तो सब दिन लात खाती रहेगी। पर कैसे करेगी जल्दी जल्दी ब्याह, पैसा भी तो उतना नहीं है। वकीली नौकरी से नमक तेल चलना दुर्लभ है। आमदनी क्या होगी, खाक। मरवा से 2 बार वकील, एक मोकील पर 4 वकील। 2-4 टके के लिए पिल्लू जैसा खजबज करता है लिखने पढ़ने के बाद भी। तभी किसी चीज के जलने की गंध से वह चौंकती है। सब्जी लग गई थी। सब्जी चूल्हे से उतार कर वह एकटक देखती है, लाल लाल दहक रहे कोयले की आग को। वह महसूसती है यह दहकता हुआ अंगारा उसके अंग अंग को जलाते हुए कलेजे से लेकर भीतर पेट तक समा जाना चाहता है। ढक्कन से ढका चावल गीला नहीं हो जाए, वह अनमयस्क भाव से चावल को झोलती है। फिर कोयले की आग को लोहे की छड़ से गिराने लगती है ताकि आग को ठंडे पानी से बुझाकर दूसरे काम में लाया जा सके। तभी छन छन की आवाज से उसका ध्यान टूटता है। सब्जी काटने के समय जो अंगुली कट गई थी उससे टप टप खून की बूंदें गिर रही थी। शायद चावल झोलने से उस कटी अंगुली में कुछ अधिक बल लग गया था और रक्त की बूंदों का रिसना फिर शुरू हो गया था। मानव रक्त के जलने की गंध से दमयंती का ध्यान टूटता है। वह चावल को शीघ्रता में देखती है। चावल लाल लाल रक्त की बूंदों से लगभग सन गया है। रक्त के रिसाव को बंद करने के लिए दमयंती अपने दूसरे हाथ की अंगुलियों से उसे दबाती हुई पीड़ा से कराह उठती है। उसका मन एक बारगी दौड़ जाता है बहियार से अब तक नहीं लौटे अपने पति पर, जिनके लिए इतने तनमन से वह खाना पका रही है। अब वे क्या और कैसे खाएंगे? दमयंती का माथा चकराने लगता है और चिंतातुर वह दोनों हाथों से माथा पकड़कर एक बार फिर अथाह दुख के समुद्र में डूब जाती है। धन्यवाद दोस्तों। ये अनिरुद्ध प्रसाद की दूसरी कहानी
अपने हिस्से का महाभारत किताब से है। अगली कहानी के साथ मैं जल्द मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।